अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वी के बाइक वाले दोस्त का कॉल आया था और उसने उसे बताया था कि उसने उसके फादर को मारा है क्योंकि वह तुम्हारी बहन के पीछे भाग रहे थे, वो भी वो नंगे पैर भाग रही थी और तुम्हारे फादर उसे मारने ही वाले थे इसीलिए। जिस पर वी उसे गुस्सा करता है और बोलता है तुम रुको वहीं, अगर तुम कहीं भागे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की। जिस पर दूसरी तरफ से उसका दोस्त बोलता है तो क्या मैं तुम्हारी बहन को मरने देता, तुम्हारे फादर उसे जान से मार देते। तुम सच खुद से सच क्यों छुपा रहे हो, तुम मुझे फ्रैंकली बताओ क्या तुम ऐसा नहीं करते। तुमने आज तक कभी अपने फादर पर हाथ नहीं उठाया, जो काम तुम्हें करना चाहिए तो वो काम मैंने किया, मैंने तुम्हारी सिस्टर को बचाया। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं उसकी बात सुनकर भी काफ़ी गुस्से में था और वो उसके बाद सीधे अपने घर चले जाता है। जब वो अपने घर में जा रहा था तो तभी उसे दिखता है कि उसके फादर ने तो सारी चीज़ें बाहर फेंकी हुई है और उन सब बिखरी हुई चीज़ों को देखकर वो थोड़ा हैरान था। वहीं उसके डैड तो सिंक में अपना मुंह लगाए पानी पी रहे थे। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है तो वो अपने डैड को देखने लगता है। तभी उसके डैड भी उसे देखते और बोलते हैं क्या तुम इतनी लेट घर क्यों आ रहे हो। जैसे ही उन्होंने इतना बोला तो वी उस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता है और बोलता है कि आपने फिर से मारा, आपने फिर से मेरी बहन को मारा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आपने उसे क्यों मारा मुझे बताओ। ये कहकर वो एकदम अपने डैड को देखने लगता है। वहीं उसके डैड जब ये सुनते हैं तो अपनी जगह से हिलकर एक साइड पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं जब मैं यहाँ नहीं था वो यहाँ आई थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ आए। वो बिच एकदम अपनी मॉम की तरह है और मैंने उसे यहाँ आए हुए पकड़ लिया इसलिए मैंने उसे मारा। मैं तुम सबसे परेशान हो चुका हूँ और तुम भी वैसे ही हो। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वी जोर से बोलता है मैंने आपसे ये पूछा कि आपने उसे क्यों मारा, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने उस पर हाथ क्यों उठाया, मैं आपसे बाकी कुछ नहीं पूछ रहा। जो सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए उठते हैं और बोलते हैं तुम जैक, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन आज तो वी भी चुप नहीं रहता और बोलता है क्यों, आपको माफ़ी मांगनी होगी मेरी मॉम से, मेरी बहन से। आपको सॉरी बोलना होगा, सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। मैंने कहा सॉरी बोलो, मॉम को सॉरी बोलो कि आपने उन्हें आराम से रहने नहीं दिया और ड्रंक होके हमेशा उन पर हाथ उठाया और उन्हें घर से भागने पर मजबूर किया। मेरी बहन से माफ़ी मांगो, आपकी वजह से वो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकती, आपने उसे जो इतने सारे घाव दिए हैं, वो समर में भी फुल कपड़े पहन के घूमती है, उससे माफ़ी मांगो। उसके बाद वो एक पॉज लेता है और बोलता है माफ़ी मांगो मुझसे डैड, मेरे कान के लिए, मेरे ईयर के लिए, आपकी वजह से मेरा एक कान काम नहीं कर रहा। मुझसे माफ़ी मांगो कि आपकी वजह से मैं सुन नहीं सकता, आपकी वजह से मैं बहरा हो गया, माफ़ी मांगो। अब धीरे धीरे वी का गुस्सा बढ़ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, इसीलिए वो अपने फादर को देखते हुए ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है माफ़ी मांगो अभी के अभी, बोलो बोलो अभी के अभी, सॉरी बोलो। और वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके डैड जो शांत थे वो उसे देखते हैं। तभी वी बोलता है प्लीज़ माफ़ी मांगो। जैसे ही उसने इतना बोला था कि उसी वक्त उसके फादर अपने हाथ में पकड़ी दारू की बोतल को ज़ोर से दीवार पर फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं शट अप। क्योंकि वी इतने ज़ोर से चिल्ला रहा था तो उन्हें भी गुस्सा आ गया था। उसके बाद वी अपने घर से निकल जाता है और वो जब घर से निकल रहा था तो उसी वक्त वो अपनी सिस्टर को कॉल करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी सिस्टर दूसरी साइड से कॉल उठा लेती है और वह बोलता है कि दोबारा घर कभी मत आना क्योंकि डैड अब हमारे लिए मर चुके हैं, हमारे कोई भी डैड नहीं है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बाईसाइकिल को काफ़ी तेज़ी से भगा रहा था और साथ ही साथ वो आरएम को कॉल भी कर रहा था, लेकिन आरएम तो उसका फ़ोन पिक ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान था और काफ़ी तेज़ स्पीड में अपनी
साइकिल भगा रहा था, तभी वो मेन रोड में आ जाता है और उसी वक्त वह 119 को कॉल कर रहा था। लेकिन तभी वह कुछ सोचता है, वह कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे दूसरी तरफ से आरम का कॉल आ जाता है और बोलता है, तुम मुझे कॉल कर रहे थे, मैं सोया हुआ था। और वो चिल्लाता है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम कहाँ हो? तभी बोलता है, मैं कंटेनर में हूँ। जिस पे वो बोलता है, तुम कंटेनर पे हो, तुम वहाँ क्यों हो? तुम अपने घर पर नहीं सो सकते हो क्या? यार मैंने तुम्हें अपने घर पर बोला था, तुम वहाँ क्यों हो? अभी के अभी जहाँ हो वहाँ से बाहर आओ, मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहकर वो अपनी बाईसाइकिल के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है, जिससे जिन को तो चोट नहीं लगती, लेकिन उसका फ़ोन दूर जाकर गिर जाता है और उसकी बाईसाइकिल भी टूट जाती है। जो देखकर वो ड्राइवर बाहर आकर उससे बोलता है कि तुम ठीक हो ना? लेकिन जिन को तो कोई फ़िक्र ही नहीं थी, उसे तो आरएम की चिंता हो रही थी, लेकिन उसका फ़ोन अब टूट चुका था। वह ड्राइवर को भी पूरी तरीके से इग्नोर करता है और अपनी बाईसाइकिल उसकी ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक के नीचे काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुकी थी, जिस वजह से वह निकलती ही नहीं है। जो देखकर जिन अपने चोट लगे पैर के साथ ही वहाँ से भागने लगता है। उसे कुछ ज़्यादा सीरियस चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिससे वो सीधा चल नहीं पा रहा था और उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी उसे आरएम की चिंता थी, इस वजह से वो अपने पेन को इग्नोर कर कर जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भाग रहा था। तभी वह कंटेनर के पास पहुँचकर आरएम को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी वह कंटेनर के पास जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच रहा था कि अचानक से ही कंटेनर के अंदर से आग पकड़ जाती है और उस कंटेनर में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जिन वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और वह पूरा कंटेनर बुरी तरीके से जलने लगता है। वो काफ़ी हैरान था और परेशान भी, और उस जलते हुए कंटेनर को देख रहा था। उसे लगता है कि शायद आरएम अंदर ही है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इतने ज़्यादा शॉक में था कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कंटेनर के अंदर जाने ही वाला था कि उसी टाइम वी और आरएम आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जिन तो होश में था ही नहीं और वो आरएम को बार बार बुलाए जा रहा था। लेकिन जब वो आरएम को देखता है तो वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम उसके अंदर हो। ये कहकर वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। इस वक्त उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी वी कहता है, तुम ठीक हो ना? तभी आरएम कहता है, तुमने मुझे सही टाइम पर कॉल कर लिया, इसीलिए मैं बात करते हुए कंटेनर से बाहर आ गया। ये याद करते हुए वो याद करता है कि कैसे वो कंटेनर से बाहर आया था जिन से बात करने के लिए। उसी वक्त उसने देखा था कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आई हुई थी और वो दोनों एक जैसी थी। उन्हें वहाँ पर देखकर वो हैरान थे। तभी पीछे से वी आकर उसका मुंह बंद करके उसे साइड में छिपा लेता है और उसे चुप रहने को बोलता है, और वह दोनों चुपके से साइड से उन सबको देखने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उन लोगों के हाथ में बड़े बड़े कंटेनर्स थे, जिसमें कि केरोसिन ऑयल रखा हुआ था। और वो लोग उस कंटेनर के अंदर पहले अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो लोग टॉर्च लगाकर अंदर चेक कर रहे थे। उसके बाद वह आदमी अपने दूसरे साथियों को कुछ इशारा करता है और वो सब लोग वहाँ पर पूरा ऑयल और गैस छिड़कने लगते हैं। वहीं वो तो एलपीजी गैस भी उस कंटेनर के अंदर छोड़ रहे थे, ताकि सबको लगे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। वहीं वी और आरएम ये देखकर काफ़ी हैरान थे और उन लोगों ने पूरे कंटेनर को पूरा केरोसिन ऑयल से भिगा दिया था। तभी वो लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे और बोलते, ये सब रीडेवलपमेंट की वजह से ही हो रहा है ना? और कुछ टाइम पहले यहाँ सस्पिशियस कार भी आई थी। इस बारे में याद करके इस वक्त वह जिन को देख रहे थे। तभी आरएम बोलता है, वो सब याद कर कर तो मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। जो सुनकर वी जिन को देखता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता था कि आग लगने वाली है? जो सुनकर जिन कुछ नहीं कहता। तभी आरएम कहता है कि कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले वो कुछ फायर के बारे में ही बात कर रहा था। जो सुनकर वी का दिमाग चलता है और वो बोलता है कि ये बात तुम्हें एडवांस में कैसे पता चल गई कि आरएम के यहाँ आग लगने वाली है? जो सुनकर
जिन कुछ बोलने ही वाला था कि वी कहते हैं तुम्हें ये पहले से पता था ना, सच बताओ मुझे, तुम्हें पहले से पता था ना कि ये सब होने वाला है। ये कहते हुए वो उसे ही देख रहा था। वहीं आर्यन उसे चुप करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे गुस्सा कर रहा था। तभी वो बोलता है कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन वी फिर भी आर्यन की बात नहीं सुनता और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है मुझे बताओ। लेकिन आर्यन उसे उससे दूर कराता है, जो देखकर वी गुस्सा करता है और बोलता है तुम मुझे क्यों चुप करा रहे हो, उसकी वजह से तुम अभी मर सकते थे, तुमने देखी वो आग, तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर आर्यन कहते हैं कि मैं मरा तो नहीं हूं ना, ये मैटर करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इसलिए ठीक हूँ क्योंकि उसने मुझे कॉल किया। अगर वो मुझे कॉल नहीं करता तो मैं बाहर नहीं आता और ना ही मैं बचता। जो सुनकर वी मुस्कुराता है और उसके मुस्कुराहट में पेन साफ नज़र आ रहा था। फिर वो बोलता है इट जस्ट बिकॉज इसने तुम्हें कॉल करके बताया और तुम बच गए, तुम इसके लिए थैंकफुल हो। मुझे पता है कि डीप डाउन तुम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो और फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारे हालात ठीक होने लगते हैं सब कुछ बिखर जाता है और हमेशा से हम ऐसी बुरी सिचुएशन में ही क्यों रहते हैं। ये कहते हुए वह कुछ देर शांत रहता है, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बोलता है कुछ ना कुछ हमारे साथ होते ही रहता है। मैं इस सब से अब परेशान हो चुका हूँ। आखिर मैं कब तक इन सब को सहूँगा, लेकिन अब मुझसे और नहीं होता। अब मैं इन चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमेशा हर एक चीज़ को बिगाड़ देती हैं। अब ऐसा लगता है कि चीज़ें भी तभी सही होंगी जब हमारे हालात बदतर हो जाएंगे। ये कहकर वो कुछ देर आर्यन को देखता है और फिर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहीं और आर्यन वी को पीछे से बस आवाज़ लगाते रह जाता है, लेकिन वी नहीं रुकता। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि कुछ फायर ब्रिगेड्स वाले आकर उस कंटेनर्स की पूरी आग बुझा चुके थे और आसपास को अच्छी तरह चेक कर रहे थे कि अब कहीं पर कोई चिंगारी रह ना गई हो, क्योंकि उस चिंगारी से फिर से वहाँ आग पकड़ सकती थी। इसीलिए वो काफ़ी सावधानी से काम कर रहे थे। फिर हमें अगले दिन सुबह जिन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन अपने कमरे पे अकेले बैठा हुआ था और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है और वो कल के इंसिडेंट से काफ़ी परेशान था। जब वो बैठा ही था तभी वहाँ पर उसके डैड और असिस्टेंट पहुँच जाते हैं। वहीं असिस्टेंट उसके डैड से बोलते हैं कि वो ये सब देख रहे हैं और ये न्यूज़ बाहर लीक हो गई है कि वो इंसिडेंट्स आपकी वजह से हुआ है। न्यूज़ रिपोर्टर्स मेरे पास कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका कॉल नहीं उठा रहा। प्रिंसिपल ने भी बोला है कि वो जितने भी कनेक्शंस को जानते हैं सब यूज़ कर कर हमारी हेल्प करेंगे। तभी उसके डैड कमरे में एंटर करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम थे ना वो जिन्होंने ये चीज़ बताई, जवाब दो मुझे। ये कहकर वो जिन पर गुस्सा कर रहे थे और बोलते हैं कि तुमने ही उन्हें बताया ना, इन सब के पीछे मैं था। जिस पर जिन जो शांति से बैठे हुए था वो बोलता है अगर बताया भी तो आप क्या कर लोगे, बताओ मुझे। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा इतना ब्रेव है जो ये सब चीज़ें बता देगा किसी को भी? आपको लगता है मेरे अंदर इतना करेज है? ये कहकर वो चुप हो जाता है। तभी उसके डैड बोलते हैं मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम वही काम करोगे जो मेरे नेम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि तुम्हारे काम की वजह से मेरे नेम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जिन इसका कोई जवाब नहीं देता और बोलता है कि मुझे अमेरिका वापस जाना है। जैसे ही उसने इतना बोला कि उसके डैड एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और उसके बाद हमें दूसरी जगह शुगा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड ने अपार्टमेंट खाली करवा दिया था और वो लोग अब सिटी चेंज कर रहे थे और वो लोग वहाँ से जा रहे थे। घर की सारी पैकिंग हो चुकी थी और वो लोग ट्रक में उस सबको लोड कर रहे थे। दूसरी जगह गोल्फ प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जंगकुक खड़ा था और वो यहाँ पर अपने स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर के साथ आया था। वहीं इस वक्त मिनगुक का बिहेवियर उसके लिए बिल्कुल ही चेंज हो गया था और वो प्यार से जंगकुक को बुलाता है, क्योंकि उसके डैड ने जंगकुक को गोल्फ खेलने जाने को बोला था। लेकिन जंगकुक तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन अपने स्टेप भाई के बुलाने के बाद वह अपना
स्टिक लेकर और बॉल लेकर ग्राउंड में चले जाता है और बॉल को उसकी जगह पर रखकर उसे अच्छे से पॉइंट कर कर उसे एक अच्छे से शॉट के साथ दूर फेंक देता है, जो देखकर उसके स्टेप डैड और ब्रदर और बाकी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा शॉट दिया था, जो देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाद वो वापस उनके पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ही वह रुक जाता है और एक और देखने लगता है। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड वॉच देख रहे थे। तभी वो ट्रक वाला ड्राइवर शुगा के डैड के पास आता है और बोलता है कि क्या आपका बेटा अभी भी नहीं आया, हम लोगों को और भी काम पर जाना है तो हमें अब निकलना चाहिए। जो सुनकर शुगा के डैड उस ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं और शुगा को देखने लगते हैं, तो तभी शुगा सामने से आ रहा होता है और जैसे ही शुगा उनके सामने पहुंचता है तो वो पूछते हैं क्या तुम फिर से उस जगह गए थे, जिस पर शुगा उन्हें कोई जवाब नहीं देता और बोलता है चलते हैं। जो सुनकर उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठो, और ये कहकर वह कार का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ जाते हैं और शुगा भी दूसरी साइड से कार में जाने लगता है। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोल रहा था तो उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है और वह अपने हाथ को देखने लगता है जो कि पूरे ब्लैक हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि शुगा इस वक्त कुछ जला कर आया है और अपने हाथों को देखते हुए वह अपने अपार्टमेंट की ओर देखने लगता है और फिर जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और उनकी कार वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक कंटेनर में आग लगी हुई थी और यह आग और किसी ने नहीं शुगा ने ही लगाई हुई थी और वह उस कंटेनर में उन सारी चीज़ों को जला रहा था जो कि उसकी मॉम से और उसकी यादों से जुड़ी हुई थी और उस पिक्चर को भी जिसमें कि उस स्कॉलरशिप के सारे दोस्त थे, चेंगजुन, वी के डैड, उसकी मॉम और बाकी सभी लोग भी। उसके बाद दूसरी जगह आरएम का सीन दिखाया जाता है जो कि पेट्रोल पंप में अपनी जॉब कर रहा था। जब वो काम कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ पर से और कोई नहीं जिन आया हुआ था और उसे वहाँ पर देखकर वह धीरे से उसके पास आता है और उसे देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम पे, तुम्हें मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। जिस पर जिन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता है उस प्लेस पर आग लगने वाली थी, मुझे पता था ये बात, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बताई। जिस पर आरएम उससे बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम मेरे लिए चिंता कर रहे थे और तुम्हारी वजह से मैं ही ठीक हूँ। तुमने ही मुझे कॉल कर कर इस चीज़ के लिए बताया और मैं वहाँ से बाहर आया और उसके बाद वो उससे थैंक यू बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही आज ज़िंदा हूँ। लेकिन जिनको अभी भी बुरा लग रहा था और वो कहता है कि मुझे हर एक चीज़ के लिए माफ़ कर दो, पहले से पता था कि तुम्हें रीडेवलपमेंट की वजह से मूव करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। जिस पर आरएम कहता है कि तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो, कहाँ रहना है, ये सब तो हम खुद से डिसाइड करते हैं ना। तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर तुम सॉरी फील क्यों कर रहे हो। और अब मैं दूसरे स्कूल मूव कर लूँगा तो प्लीज़ मेरे लिए उन लोगों का ख्याल रखना और ख़ासकर वी का। वो भले ही काफ़ी गुस्से में बात करता है लेकिन वो सच में काफ़ी अच्छा है। तभी जिन कहता है मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ। जैसे ही उसने इतना बोला कि आरएम शॉक हो जाता है और बोलता है कि अचानक से क्या तुम अपने पुराने स्कूल जा रहे हो। जो सुनकर वो बोलता है कि जोंगकुक ने मुझे बोला था कि मैं अपने डैड की तरह बन जाऊंगा बड़ा होकर, और मुझे लग रहा है कि मैं सच में अपने डैड की तरह ही बनता जा रहा हूँ। जैसे ही उसने इतना बोला कि आरएम आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है जिन, अगर तुम ये सोच रहे हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ और तुम इस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हो, तो मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा मत सोचो। लेकिन जिन उसका हाथ हटाते हुए बोलता है नहीं, ये इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, ये बस इसलिए है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं इन सभी को छोड़कर भागना चाहता हूँ, मैं तुम सबको छोड़ के यहाँ से दूर भाग जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डर चुका हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन सब के साथ और ज़्यादा
उलझ सकूँ, मुझे बस यहाँ से दूर जाना है और इन सब से पीछा छुड़ाना है। ये कहते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो चुका था और उसकी आँखों में आँसू थे और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं आर्यन तो उसकी बात सुनकर ही शॉक में चला गया था, लेकिन वो फिर उसे कुछ नहीं कहता और ना ही उसे रोकता है। ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कि हमें जंगकुक दिखाया जाता है जो कि शुगा की प्लेस पे आया हुआ था। वो भी वहाँ जहाँ पर शुगा ने जाने से पहले आग जलाई थी और अपने मॉम से रिलेटेड सारे प्रूफ्स को उसमें जला दिया था। तभी जंगकुक उस जगह को एक्सप्लोर करता है और यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढने लगता है। उसी वक्त उसका ध्यान उस कंटेनर पर जाता है और वह उस कंटेनर के अंदर हाथ डालकर एक चीज़ उससे बाहर निकालता है और वह चीज़ और कुछ नहीं, वही की होती है जो कि शुगा को उस दिन उस कार में मिली थी। जिस आदमी ने खुद की सुसाइड करके जान ली थी, उसी आदमी के उसमें नंबर 8 वाली की। जिस की को देखकर जंगकुक थोड़ा हैरान हो जाता है और उस की को देखते हुए वो कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।